नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हो, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दबा दीजिए ताकि हिंदी के रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करें। और इस वीडियो में आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि जो बच्चों के पास पढ़ने के लिए साधन नहीं है उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो पढ़ लिख कर अपने जीवन में आगे बढ़ पाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है हमें स्वयं अपनी खुद की सहायता करने के साथ साथ दूसरों की भी सहायता करनी बहुत आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज हम हिंदी विषय में पाश्चात्य काव्य शास्त्र में एक नए टॉपिक्स के साथ हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों, और उसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे जहां से आपके यूजीसी नेट हो या एसएसबी हिंदी हो, वहां से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण कक्षा को शुरू करते हैं धमाकेदार, बहुत बेहतरीन ढंग से आज पढ़ने का भी प्रयास करते हैं और कुछ सीखने का भी प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आज हम अध्ययन करने वाले हैं, हमने इससे पहले प्लेटो का काव्य सिद्धांत को देखा था। आज हम प्लेटो के शिष्य जो है अरस्तु, उनका काव्य सिद्धांत को देखेंगे और अरस्तु से कहां से प्रश्न बनता है उस महत्वपूर्ण बिंदु को भी देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए अरस्तु का मूल यूनानी नाम क्या था दोस्तों? ना अरिस्टोतिलेस। ये अरस्तु का मूल यूनानी नाम था। याद रखना, यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं। अरस्तु का मूल यूनानी नाम क्या था? ये ऑप्शन दे देगा और 3 गलत ऑप्शन दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। अभी अरस्तु का संक्षिप्त जीवन वृत्त को देखेंगे, जन्म से मृत्यु इनकी कब से कब तक हुई है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 384 से 322 ईस्वी पूर्व, मतलब इनका जन्म से मृत्यु। ठीक है, ये चीजें याद रखना। जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? मकदुनिया में इनका जन्म स्थान। ये जन्मे थे मकदुनिया में। पत्नी विथियास और शिष्य था इनका, ये किनके शिष्य थे? प्लेटो का। ठीक है, गुरु था कौन? अरस्तु, सिकंदर का ये गुरु थे। शिष्य किनके थे? प्लेटो का। ठीक है, अरस्तु ने पूर्ण ज्ञान की भी परिभाषा दी है। ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति। अरस्तु ने पूर्ण ज्ञान की परिभाषा दी थी क्या? ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति। ठीक है, ये चीजों को याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं बच्चों। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या कितनी है? 400 बताई जाती है। याद रखना, अरस्तु की ग्रंथों की संख्या 400। ठीक है, जिनमें सर्वप्रमुख 3 ग्रंथ है। ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर देता हूं। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या कितनी है? आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, प्रथम तीन महत्वपूर्ण 400 ग्रंथ उन्होंने लिखा है। 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसे आप याद रखना, ये परीक्षा में बार बार पूछता है। पेरिपोई एथिकेस जो काव्य शास्त्र है, काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। टेखनेस रिकेस भाषा शास्त्र है, जिसमें भाषण, भाषा एवं भावों का वर्णन है। वसियतनामा, जिसमें दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र है। ये 3 अरस्तु के 3 सर्वप्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा बच्चों को, यहां से प्रश्न पूछ सकता है। अरस्तुकृत वसियतनामा को इतिहास में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र भी माना जाता है, क्योंकि वसियतनामा
के द्वारा उन्होंने अपने सभी दासों को दासता से मुक्त कर दिया था। ठीक है, अभी देखिए अरस्तु ने पेरिपोई एथिकेस की रचना अनुमानतः कब की? 330 ईस्वी पूर्व के आसपास की। याद रखना, पेरिपोई एथिकेस की रचना बताया जाता है 330 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई है रचना इनकी। ठीक है, और इनका कुछ संक्षिप्त परिचय है। यूनानी नाम क्या था? पेरिपोई एथिकेस। ये ग्रंथ का यूनानी नाम पेरिपोई एथिकेस था। ठीक है, और अध्याय 2650 पृष्ठ का प्रथम अंग्रेजी अनुवादक कौन थे? टी विंस्टनली। टी विंस्टनली प्रथम अंग्रेजी अनुवादक थे, मतलब फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेटर थे ये। और ये ऑन पॉलिटिक्स 1780 में इन्होंने लिखा। टी विंस्टनली ये फर्स्ट ट्रांसलेटर थे, फर्स्ट अनुवादक, जिन्होंने ऑन पॉलिटिक्स 1780 में लिखा। याद रखना, यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, प्रथम अंग्रेजी अनुवादक कौन थे और इन्होंने कौन सी अनुवाद की है? इन्होंने कौन से अनुवाद की है? प्रथम कौन से अनुवाद की है इन्होंने? यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। अरस्तु ने किसी वस्तु को ठीक से समझने के लिए घड़ा निर्माण की प्रक्रिया के उदाहरण द्वारा 4 बातों पर ध्यान देना आवश्यक बताया है, जिसे निम्न ढंग से दर्शाया गया। प्रथम, प्रयोजन, उपादानकरण, निमित्तकरण। प्रयोजन में जल, उपादानकरण में मिट्टी, निमित्तकरण में कुम्हार या चाक। तत्व क्या है? घड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरस्तु के काव्य शास्त्र में अध्यायानुसार निरूपित विषयों की भी तालिका की गई है। क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी, ट्रेजेडी, महाकाव्य, एपिक तथा प्रहसन, कॉमेडी का विवेचन तथा माध्यम, विषय एवं पद्धति के आधार पर इनका पारस्परिक भेद है। देखो, प्रश्न बहुत ज्यादातर पूछा जाता है यहाँ पर। अरस्तु का जो कला और अनुकरणात्मक जो सिद्धांत है ना, अनुकरणात्मक काव्य, त्रासदी, ट्रेजेडी, ठीक है, ये सबसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। तो इनका अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी, ट्रेजेडी है, महाकाव्य इनका एपिक है तथा प्रहसन इनका कॉमेडी है। ये चीजों का आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यह ग्रंथ का केंद्रीय भाग है। ग्रंथ का क्या है? केंद्रीय भाग है। इनमें त्रासदी का सविस्तार विवेचन तथा इसकी परिभाषा की भी संरचना का प्रभाव वर्णन भी किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेटो या अन्य लोगों द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों का भी निराकरण किया गया है। देखेंगे क्या है ना। अरस्तुकृत काव्य शास्त्र में अध्याय संख्या 12 और 20 प्रक्षिप्त माने जाते हैं। ठीक है, अरस्तुकृत काव्य शास्त्र में अध्याय संख्या 12 और 20 प्रक्षिप्त माने जाते हैं। अरस्तु ने काव्य शास्त्र की रचना 2 दृष्टियों से की है। प्रथम, यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन और विश्लेषण, प्लेटो के द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेपों का समाधान। याद रखेगा, अरस्तु ने काव्य शास्त्र की रचना 2 दृष्टियों से की है। ये है 2 दृष्टि। ठीक है, क्या है? यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन व विश्लेषण, प्लेटो के द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेपों का समाधान। ठीक है, अरस्तु ने महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना है। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते। महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन आदि कलाओं के 3 भेद तत्व मानते हैं। अरस्तु महाकाव्य, दुखांतक और प्रहसन के 3 भेद मानते हैं। प्रथम क्या है? माध्यम, द्वितीय विषय और तृतीय पद्धति। ठीक है, ये चीजों को याद रखिएगा। पहले दुखांतक। दुखांतक के 6 अंग हैं। दुखांतक के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। यहां से भी प्रश्न आ सकता है। कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत, दृश्य। ठीक है, ये चीजों का आप लोग याद रखिएगा। अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार माने। काव्य दोषों के कितने आधार? 5। असंभव वर्णन, जो मन को अग्राह्य हो। अयुक्त वर्णन, जिसमें कार्य कारण भाव का अभाव हो। अनैतिक वर्णन, जिसमें स्वीकृत मूल्यों की उपेक्षा हो। विरुद्ध वर्णन, जहां 2 विरोधी वस्तुओं का वर्णन हो। शिल्पगत दोष, कला संबंधी भूल। और अरस्तु के काव्य शास्त्र में आए
कुछ प्रमुख यूनानी शब्द भी नीचे दी गई है, उसे हम देखेंगे। तो अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार माने, ये है 5 आधार, इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। अरस्तु ने काव्य दोषों के जो 5 आधार दिए गए हैं, 5 आधार में से कौन सा एक आधार है, और एक आधार दे देगा, 3 गलत दे देगा। ये चीजों को आप लोग को याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यूनानी शब्द है, हिंदी अनुवाद है और अंग्रेजी अनुवाद है, ठीक है। यूनानी शब्द क्या है ना, पेरी पेतेइया, यूनानी शब्द है, हिंदी अनुवाद है स्थिति विपर्य, अंग्रेजी रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। उसी तरह अंगनो रिसिस, हिंदी में अभिज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में रिकॉग्नाइजेशन। ये सब चीजों का आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यूनानी शब्द क्या है, हिंदी में हिंदी का अनुवाद क्या है, और अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ भी सकता है। जैसे मान के चलिए, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, अंगनो रिसिस जो यूनानी शब्द है, हिंदी अनुवाद में उसे क्या कहा जाता है। अभिज्ञान दे देगा, 3 ऑप्शन गलत दे देगा। या अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रिकॉग्नाइजेशन दे देगा, 3 अलग ऑप्शन दे देगा, ठीक है। ये सब चीजों को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अरस्तु के काव्य शास्त्र में आए कुछ शब्दों का पारिभाषिक चीजों को भी दी गई है, इसे देखेंगे। पारिभाषिक अर्थ, दुखांतक, दुखांतक की परिभाषा क्या दी गई है, यह ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, स्वतः पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो। इसे भाषा में विभिन्न कलात्मक अलंकरणों से विभूषित किया जाता है, तथा जो कार्य व्यापार के रूप में हो, न कि आख्यान के रूप में, जो करुणा एवं भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का विरेचन करे। ये है परिभाषा दुखांतक की, ठीक है। ये चीजों को, परिभाषा को याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। आपको परीक्षा में 2 या 3 लाइन में आपको दे देगा, संक्षिप्त करके पूछ देगा, ये मतलब किसकी परिभाषा है, ठीक है। चीजों को याद रखिएगा। उसी तरह अभिज्ञान, अभिज्ञान जो हिंदी के अनुवाद है ना, ये जो अभिज्ञान है, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो, अभिज्ञान किसके अनुवाद है, कौन सी यूनानी शब्द के अनुवाद है, बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करना, आपको यहाँ पे दोबारा भी बता देता हूँ। देखो, हिंदी अनुवादक अभिज्ञान है, ये किनके अनुवाद है, यूनानी शब्द अनग्नो रिसिस, जो यूनानी शब्द है, इसकी अनुवाद है अभिज्ञान। समझ में आया? चलिए, प्रकृति क्या है, अरस्तु ने इसके 6 भी अर्थ माने हैं। अरस्तु ने कितने अर्थ माने, 6। यह गति का कारण या साधन है, इसका अर्थ विषय या वस्तु भी होता है। यह तत्व का भी पर्याय है, आकृति का रूप का नाम प्रकृति है, विकास प्रक्रिया को प्रकृति कहते हैं, घटक को भी प्रकृति कहते हैं। ये 6 अर्थ इन्होंने माना है, याद रखिएगा। बूचर के अनुसार प्रकृति वस्तु का वो आंतरिक धर्म है जो विश्व की सृजनात्मक शक्ति है। तो बूचर ने क्या कहा है, याद रखिएगा, बूचर ने क्या कहा है, बूचर के अनुसार प्रकृति वस्तु का वो आंतरिक धर्म है जो विश्व की सृजनात्मक शक्ति है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो, 2 चीजों को अरस्तु ने दिया है, कला प्रकृति का अनुकरण है, और अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण ही अनुकरण है। अतः अनुकरण के 3 अर्थ माने जाते हैं, जो वस्तुएं थी या है, उन्हें जैसा कहा था माना जाता है, उन्हें जैसा होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों का आप लोग याद रखिएगा बच्चों। चलिए, हाँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, तो अरस्तु ने कला का सिद्धांत भी दिया है, अनुकरण का भी सिद्धांत दिया है, और विरेचन, ठीक है। भाव और विरेचन, भाव अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का नाम है, ठीक है। विरेचन ये भारतीय चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। देखो, विरेचन किसका पारिभाषिक शब्द है, याद रखना, ये भारतीय चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है,
ठीक है। विरेचन मल निष्कासन द्वारा शरीर शोधन की अन्यतम क्रिया का नाम है। कला के क्षेत्र में विरेचन करुणा एवं भय को निष्कासित कर भावात्मक विश्रांति और भावात्मक परिष्कार करती है। ये सब चीजों को याद रखिएगा आप, ठीक है। कला का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। या अरस्तु का सिद्धांत में। चलिए अंतिम चीजों को देखेंगे दोस्तों हम लोग। अरस्तु प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने उपयोग कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया है, की स्वायत्तता घोषित की। अरस्तु ने लिखा है, कार्य व्यवहार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। और ये किसने लिखा है? अरस्तु ने लिखा है। याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। बूचर क्या कहते हैं? अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान अथवा मूल पुनरुत्पादन, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। ये किन्होंने कहा है? बूचर ने कहा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज महत्वपूर्ण पाश्चात्य काव्य शास्त्र अरस्तु का सिद्धांत से महत्वपूर्ण बिंदु को आपको समझ में आई होगी। जो जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है बच्चों, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, घर पे अच्छी तरीके से अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो, आप लोगों ने एक पंक्तियां सुना होगा, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। बार बार अभ्यास करोगे तो आप जरूर बहुत बेहतरीन बनोगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह क्या बताया जाता है, जिस तरह सिल पर निशान पड़ जाता है, उस तरह हमें निरंतर पूरा अभ्यास करते ही रहना चाहिए, तब हम परफेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर महत्वपूर्ण अगले क्लास में आपसे हम नए विषय के साथ मिलते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आप सभी के सामने मैं बताना चाहता हूं। जूनियर टीचर OSSTT हिंदी और RST हिंदी की हमारी पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जूनियर टीचर की वैकेंसी आ गई है, पता है आपको। शायद आपको एग्जाम भी बहुत जल्दी आपके हो ही जाएंगे। और OSTT हिंदी आने वाली है, ठीक है। और RST हिंदी बहुत जल्दी आ जाएगी दोस्तों। थर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल माफ करना, थर्ड जो रेगुलर हाई स्कूल टीचर की मतलब वैकेंसी की जो कंप्लीट वेरिफिकेशन वगैरह A to Z पोस्टिंग वगैरह हो जाने के बाद बहुत जल्दी भी आपको दिखाई देगी दोस्तों। तो वे बहुत जल्दी आने वाली है। और आपको पता है SSB TGT की भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो हम बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बीट बाय बीट पढ़ाएंगे। मैं खुद स्वयं मैं आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो बच्चे जुड़े हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है लर्न हिंदी एक्सप्रेस में ही क्वालिटी कंटेंट आप प्रोवाइड किया जाता है। और हम लाइव क्लासेस में बिलीव करते हैं, हम रिकॉर्डेड क्लासेस में बिल्कुल बिलीव नहीं करते दोस्तों। क्योंकि ये मेरा मानना है, जो डाउट्स आपको होंगे आप कहाँ पूछेंगे? मैं लाइव में ही रहूंगा, आपको जो भी डाउट्स होगा आप डाउट पूछ सकते हैं। बीट बाय बीट आपको पढ़ाऊंगा, आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, प्रश्न उत्तर को अच्छी तरीके से अभ्यास करवाया जाएगा आपको दोस्तों। ये सिर्फ आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में ही मिलेगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों 9692355067। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जो बच्चे पेड बैच लेना चाहते हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट मुझे कर सकते हो। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो 2021 से बच्चे जुड़े हैं, फर्स्ट कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी जब आई थी, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अलग अलग जगह में, वे उनकी पोस्टिंग हुई है, फोन करके बताते हैं, बहुत खुश होते हैं दोस्तों। तो यदि आप लोग भी गाइडेड रूप में पढ़ना चाहते हो, बहुत बेहतरीन ढंग से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं दोस्तों। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे दी जाएगी। आप वहां से जाकर उस लिंक में क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल में क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो, ताकि जो भी वीडियो में हिंदी विषय के रिलेटेड यूट्यूब में डालूं, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए,
चैनल में फर्स्ट टाइम थे तो लाइक का बटन को प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो महत्वपूर्ण जो विषय है, जो बच्चों के पास साधन नहीं है उन बच्चों तक पहुंच पाए दोस्तों। और सब्सक्राइब का बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालो सबसे पहले आप तक पहुंचाया करे। चलिए दोस्तों, अगले क्लास में